Hello, future officers. Welcome to Decoded. Today we are going to take up the solutions to test assignment number 10. If you are not thorough with where this test assignment was available, so it was available on Decoded Telegram channel, the link of which is provided in the description of this video. And the topics are work time, speed, and distance. Approximately every year, 4 questions are asked from this topic. So with this, we are now going to start solving the question. So the first question goes like that. Aman and Binod undertake to do a piece of work. Aman can do it in 5 days and Binod do it in 10 days. Okay. So कोई काम करने के लिए अमन जो है वो 5 दिन लेता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा 1/5. ओके. अब है बिनोद उस काम को करने के लिए लेता है 10 दिन, एक दिन में कितना करेगा 1/10. ठीक है. अब चिराग का पता नहीं, तो मान लीजिए चिराग लेता है C days, तो एक दिन में कितना करेगा 1/C. ओके. इफ दे चेक चिराग्स हेल्प दे कैन फिनिश इन 2 days. अगर तीनों एक साथ काम करते हैं तो 2 दिन में कर देंगे. इफ द कॉस्ट ऑफ वर्क इज ₹100 एंड चिराग इज ऑल्सो इन्वॉल्व, चिराग का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा, ये पूछता है. ठीक है. अब देखिए हमारे क्वेश्चन के हिसाब से 1/5 प्लस 1/10, अगर तीनों मिलके काम करते हैं तो 2 दिन में काम कर देंगे. तो ठीक है. तो अगर ये कितने दिनों में टोटल काम कर पाएंगे, उसका फॉर्मूला ये होता है. तो ये हो जाएगा आपके पास 1/2. ठीक है. इसका मतलब एलसीएम लोगे तो 50C आएगा. एलसीएम इज 50C. तो 50C यहाँ पर आ जाएगा आपके पास कितना 10C प्लस 5C प्लस 50 इज इक्वल टू 1/2, ये 25C. So this gives me 15C plus 50 is equal to 25C. Okay, is equal to 1. तो आप ले लिए 15C plus 50 is equal to 25C. So your C goes like 5 days. ठीक है. तो C भी है उस काम को करने के लिए 5 days देता है अमन की तरह. ठीक है. तो इसका मतलब क्या है, जब अमन और चिराग हैं वो इस काम को 5 days में कर देते हैं, तो इसका मतलब वो विनोद से 2 times ज़्यादा एफिशिएंट है. ठीक है. तो पैसा भी उसी हिसाब से मिलेगा, जो जितना एफिशिएंट है उसको उसी हिसाब से पैसा मिलेगा. इजंट इट. तो विनोद की एफिशिएंसी x है, और तो उसकी एफिशिएंसी के हिसाब से अगर विनोद की एफिशिएंसी के हिसाब से उसको x रुपीज़ मिलते हैं, तो अमन को मिलेंगे 2x और चिराग को भी मिलेंगे 2x. तो 100 हमारा हो गया इक्वल 5x के. तो x इज इक्वल टू मेरे पास आता है 20. अब विनोद को इसकी एफिशिएंसी के हिसाब से 20 रुपये मिल रहे हैं, और चिराग की एफिशिएंसी उससे ज़्यादा है, तो उसको पैसे भी डबल मिलेंगे. तो चिराग के पैसे हो गए आपके पास 2 into x इज इक्वल टू 2 into 20 इज इक्वल टू योर 40 रुपीज़. चिराग गेट ₹40. तो आपका आंसर हो गया C इसका. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है ये. ओके. अ मशीन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 25 days एंड अदर मशीन कैन डू इन 20 days. ठीक है. एक मशीन पहली वाली है 1, वो 25 days में करती है, तो एक दिन में कितना करेगी 1/25. नाउ लेट्स मूव ऑन टू अदर पार्ट. दैट कि जो दूसरा मशीन है, दूसरे वाला, वो 20 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा 1/20. बोथ द मशीन्स आर मेड टू वर्क टुगेदर फॉर 5 days एंड द फर्स्ट मशीन स्टॉप्ड. ठीक है. 5 दिन तक काम किया, फिर पहले वाले को बंद कर दिया, तो सारा काम बचा हुआ जो है 5 दिन के बाद किसको करना पड़ेगा, मशीन 2 को. देन इन हाउ मेनी मोर डेज विल सेकेंड मशीन फिनिश द वर्क. ये है. तो आप एक चीज़ देखो कि दोनों मशीन जो मिलके वो कितने दिन में पूरा काम कर देंगे, नहीं पता, निकालते हैं. तो दोनों मशीन मिलके कितने दिन पूरा काम कर देंगे, वो होगा 1/25 प्लस 1/20. अब 20 और 25 का एलसीएम आप लोगे तो कितना आएगा 100. निकाल के देख लो. और 4, तो इसको 100 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर 4, इसको बनाने के लिए 105 से, तो यहाँ पे 5. तो आपके पास आ गया कि वो दोनों मशीन जो हैं वो मिलके 100/9 days में आपका 1 यूनिट वर्क कर देंगे पूरा कंप्लीट, क्योंकि एक वर्क है, वो जो पूरा काम है उसको 1 यूनिट मानते हैं, तो 100/9 days में उसको पूरा वो ख़त्म कर देंगे. ठीक है. तो एक दिन में कितने यूनिट काम होगा, ठीक है, ये देखना है. अब देखिए आपके पास आ गया कि 1 यूनिट
काम हो रहा है 100/9 डेज में, ठीक है। अब ये 5 दिन काम कर रहे हैं तो कितने यूनिट हो जाएगा काम, तो अब आप ये 5 दिन काम करें तो कितने यूनिट हो जाएगा ये देखते हैं अभी। तो पहले आप ये देखो कि एक दिन के अंदर 1 डे में कितने यूनिट काम हो रहा है, 9/100 यूनिट्स। तो 5 डेज में कितना होगा, 5 डेज में हो जाएगा आपके पास 9/100 इंटू 5, तो दिस इज योर 5/2 इज इक्वल टू 9/20 यूनिट्स, ठीक है। तो 9/20 यूनिट्स जो काम है वो 5 डेज में हो चुका है आपके पास। तो काम बचा कितना, टोटल काम था 1 यूनिट, तो 9/20 हो गया, तो 1 में से 9/20 को माइनस कर दोगे आप, तो आपके पास आ जाएगा 11/20 यूनिट्स ऑफ वर्क इज लेफ्ट। अब देखो जो आपके पास है कि जो सेकंड मशीन है ना, वो आपका 1 यूनिट काम करती है 20 दिन में, 20 डेज में, ठीक है। तो 11/20 यूनिट्स कितने दिनों में करेगी, 11/20 इंटू 20 डेज में, जो 20 कैंसिल, यानी कि 11 डेज में। तो जो वो आपके पास सेकंड मशीन है उसको 11 डेज और काम करना पड़ेगा, तो इसका आंसर है आपके पास ए। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व अनदर क्वेश्चन which is like together Amit and Sumit can do a piece of work in 14 days, ठीक है। If Amit is twice as good as Sumit, then in how many days can Sumit alone complete the work? ये कह रहे हैं, अगर ठीक है, तो अगर एक काम को करने के लिए अगर अमित लेता है आपके x डेज, ठीक है, तो सुमित क्योंकि उससे 2 गुना कम एफिशिएंट है, ये कहना अमित 2 गुना ज़्यादा एफिशिएंट है, सुमित उससे 2 गुना कम होगा, तो सुमित लेगा 2x डेज उसी काम को करने के लिए, ठीक है। तो एक दिन में कितना काम करेगा ये 1/x, और ये करेगा एक दिन में 1/2x। अब हमें टोटल दिया हुआ है कि टोटल दोनों मिलके काम करते हैं 14 डेज में, तो हमारे पास आ जाएगा 1/x प्लस 1/2x इज इक्वल टू आपका, कर सकते हो आप इसे, ठीक है। ये आपका एक दिन का काम आ जाएगा इनके पास, कितने एक दिन में कितना काम करेंगे दोनों मिलके, तो आपके पास आ जाएगा 2x² अपॉन आपका ये हो जाएगा 2x प्लस x इज इक्वल टू 3x/2x², ठीक है। तो टोटल काम ये कितने दिनों में कर देंगे, वो हो जाएगा 2x²/3x इज इक्वल टू 14, जो हमें दिया हुआ है कि टोटल काम 14 डेज में कर देंगे। दिस गेट्स कैंसिल, तो 2 और ये आपका 7, तो x इज इक्वल टू आपका आ गया 21 डेज में। तो उस काम को तो अमित जो है वो 21 डेज में कर देगा, क्योंकि हमने अमित का x माना था। तो सुमित कितने में करेगा, 2 इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 21, जो कि आपका आएगा 2 और 4 42 डेज में। ओके, नाउ नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज योर दिस वन, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, so it's like a tanker takes 4 hours more to be filled than usual due to leak at the bottom. Okay, ठीक है। If the tanker can be filled normally in 6 hours, अब देखो नॉर्मली टैंकर 6 hours में भर जा रहा था फुल, मतलब एक यूनिट जो काम था टैंकर का भरने का पूरा वो 6 घंटे में रहा था। अब एक छेद हो गया उसमें जिसकी वजह से 4 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं, तो टोटल हो जाएगा 6 + 4 10 आवर्स में होगा 1 यूनिट भर। अब देखो ये जो इसका छेद है, जैसे कि जो पाइप अगर कोई टैंकर को भर रहा है वो तो कर रहा है पॉजिटिव वर्क, जो इसके अंदर एक होल है वो कर रहा है नेगेटिव वर्क। तो हमने नेगेटिव वर्क का कंसेप्ट पढ़ा था वर्क और टाइम में, तो नेगेटिव वर्क जब होता है उसको माइनस कर देते हैं। तो नेगेटिव वर्क जो होल है, समझ लीजिए होल इसको एम्प्टी करता है, कर सकता है x आवर्स में। इस पूरे टैंकर को अगर भर दोगे तो होल समझ लो इसको x आवर्स में एम्प्टी कर देता है। तो मेरे पास भरने के लिए कितना टाइम लग रहा है 1/6, और खाली करने के लिए अगर एक बारी में देखूंगा तो 1/6 आवर्स में वो भर रहा है और 1/x आवर्स में खाली हो जाएगा। तो टोटल कितना हो रहा है 1/10, ठीक है। तो ये एक बारी का काम हो रहा है, अगर एक साइकिल लोगे तो 1/6 आवर में भर रहा है और 1/x में खाली हो जाएगा। टोटल भरने के लिए कितना टाइम लगेगा 10 आवर, तो 1/10। तो अब इसको आप सॉल्व कर लो, x - 6 अपॉन 6x इज इक्वल टू 1/10 आपके पास आ जाता है। तो आपका होगा 10x - 60 इज इक्वल टू 6x। तो इसका मतलब आपके पास हो जाएगा ये कि
और आप देखो 10x माइनस 6x 60 आपके पास, तो आपके पास 4x इज इक्वल टू 60 आता है, तो आपके पास x आ जाएगा x इज इक्वल टू 15। तो अब मैंने कहा था कि ये जो पूरा खाली करने के लिए x आवर्स में एम्प्टी करता है, तो x मेरा 15 आ रहा है, तो 15 ये कह रहा है कि देन फुल टैंकर विल एम्प्टी इन हाउ मेनी आवर्स, तो x आवर्स, तो 15 आ गया इसका आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 5। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, इसको देखते हैं कैसे होगा। अब ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, ये कह रहा है A, B, C वर्क टुगेदर, एक साथ काम किया, अ पीस ऑफ वर्क टेक्स 20 डेज टू बी कंप्लीटेड। ठीक है, अगर A, B, C एक साथ काम करते हैं तो मतलब इक्वेशन ये बन जाएगी 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C इज इक्वल टू 1/20। ये इक्वेशन हमें पता ही है, ठीक है, कि अगर एक दिन में A इतना काम कर रहा है तो वो एक दिन में A का मतलब ओवरऑल 8 टाइम ले रहा है, समझ लीजिए वो, तो आपकी इक्वेशन होगी 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C टू 1/20। ये इक्वेशन जनरल होती है, ठीक है। अब आगे देखो क्या कहता है ये 20 डेज में कर रहा है तो ये होगी इन हाउ मेनी डेज B अलोन कैन डू द वर्क, B कितने दिन में कर सकता है ये पूछता है, ठीक है। आगे देखो, इफ A कैन डू एज मच वर्क इन 2 days एज B कैन डू इन 3 days एंड B कैन डू एज मच वर्क इन 4 days एज C कैन डू इन 5 days। अब आगे की बात देखो, अब बात यह है कि समझ लेते हैं कि वो जो 2 days, जब ये कह रहा है कि A जितना काम 2 दिन में करता है B उतना करता है 3 दिन में, ठीक है। तो इसका मतलब अगर 2 days में मान लीजिए A करता है 1 यूनिट ऑफ वर्क, A के लिए मान रहे हैं अभी, ठीक है, तो एक दिन में कितना करेगा 1/2 यूनिट। और सिमिलरली उस 1 यूनिट काम को B कितने में कर रहा है 3 days में, तो एक दिन में B कितना काम करेगा 1/3 यूनिट्स, ठीक है। आपके पास ये आ गया। अब देखो, एंड B कैन डू एज मच वर्क इन 4 days एज C कैन डू इन 5 days, ठीक है। अगर समझ लीजिए B जो है एक दिन में कुछ काम करता है तो 4 दिन में करेगा 4B, और इसके इक्विवेलेंट है वही काम C कर रहा है 5 days में, तो ये हो जाएगा मेरे पास, है ना। उस काम को जो 4 जितना यूनिट ऑफ वर्क B 4 डे में कर रहा है वो ये हो गया ना 4B, और जितना यूनिट ऑफ वर्क C कर रहा है 5 days में वो ये हो गया, और ये इक्विवेलेंट है आपस में। कह रहा है ना B कैन डू एज मच वर्क इन 4 days एज C कैन डू इन, ठीक है। अब B का 1 यूनिट वर्क पता है 1/3, तो 4 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 5 इंटू C, तो C का 1 डे वर्क आ जाता है आपके पास यहाँ से 4/15 यूनिट्स, ठीक है। तो अब आप देखो कि टोटल जो है एक दिन में ये कितना काम करेंगे मिलके। A करेगा कितना, A करेगा 1/2 यूनिट, यहाँ से देखो A का एक दिन में टोटल कितना काम करेंगे। देखो A तो करता है एक दिन में 1/2 यूनिट, B करता है 1/3 यूनिट, और C करता है 4/15 यूनिट्स, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लोगे तो आपके पास आ जाएगा 30, एलसीएम 30, इसको 30 बनाने के लिए 15 से, 15 इसको 10 से, है ना, नहीं 5 से, नहीं 10 आएगा ना, 30 एलसीएम आ रहा है ना। आप एलसीएम निकाल के देख लो इसका एलसीएम है 2, 3 और 15, 2 1 3 15 3 1 1 5 एंड योर 5, तो इट इज 3 2 6 6 5 30, 10 और 15 इनको 2 से करोगे, इसको 30 बनाने के लिए 10 से, तो 15 इसको आप इसको करने के लिए कितना आएगा आपके पास, ये आपका है 15 को 2 से, तो इसको भी 2 से, यहाँ पे 8 आ जाता है आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा अब टोटल, इसको देखो 25 प्लस 8/30 इज इक्वल टू 33/30 यूनिट्स काम हो रहा है एक दिन के अंदर,
ठीक है। तो एक दिन में हो रहा है आपका 33/30 यूनिट्स ऑफ वर्क, तो 20 डेज में कितना होगा? आपके पास ये आ गया कि टोटल ना आपके पास 22 यूनिट्स ऑफ वर्क हो रहा है 1 डे में, ठीक है। तो अब एक दिन में आपका जो ये है क्या कहते हैं बी है, बी का निकालना है। ये करता है 1/3 यूनिट ऑफ वर्क, ठीक है। तो अगर इसको 22 यूनिट्स ऑफ वर्क करना है तो कितना टाइम लगेगा? तो आप कर लो 22 इंटू 3, क्यों? 66 यूनिट्स, 66 डेज सॉरी। अब आप देखो ना कि एक दिन में है वो 22 यूनिट्स काम हो रहा है तीनों का मिला के, और एक दिन में बी करता है 1/3 यूनिट्स, तो 22 यूनिट्स वर्क कितने में कर देगा? 22 इंटू 3 इज इक्वल टू 66 डेज में। तो इसका आंसर आपके पास आता है 66, जो कि है ए। ओके, नाउ विल सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज लाइक आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसको जूम इन करेंगे थोड़ा सा। A river is running at a speed of 3 km per hour. Okay. A fish that can swim at speed of 6 km per hour in still water takes 45 minutes to swim to a place and back in the same river. अब देखो जैसे ये रिवर ऐसे फ्लो कर रही थी और फिश इसमें ऐसे जाती है, पहले इस पॉइंट तक यहाँ से स्टार्ट किया इसने, और फिर इस पॉइंट से घूमकर फिर वापस आती है। इस टोटल डिस्टेंस को कवर करने में इसको लगते हैं 45 मिनट्स। अब देखिए, जब फिश अगर स्ट्रीम इधर फ्लो कर रही है और फिश इधर जा रही है तो स्पीड आपकी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है, बिल्कुल है कि नहीं? तो समझ लीजिए ये टी टाइम में यहाँ से लेकर यहाँ जाती है और स्पीड इसकी रिड्यूस हो रही है, तो इसकी स्पीड हो जाएगी 6 - 3, क्योंकि अगेंस्ट द करंट जा रही है ना, अगेंस्ट द करंट, तो स्पीड रिड्यूस हो जाएगी। तो इसका डिस्टेंस हमें पता नहीं है, एल मान लो। ये दोनों डिस्टेंस एल होंगे, यहाँ से यहाँ तक भी एल होगा, और वापस जब जाएगी तो भी एल होगा। तो टाइम मान लीजिए L/T। अब टोटल टाइम 45 था। अब जब वो वापस आ रही है तो उस स्ट्रीम के साथ साथ चलेगी, तो उसकी स्पीड ऐड हो जाएगी। तो 6 + 3 इज इक्वल टू एल अपॉन ये जो 45 मिनट्स है इसको आवर्स में कन्वर्ट कर लो, 45/60 मिनट से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 3/4 आवर्स, तो हो जाएगा 3/4 - T। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ लो कि जब वो स्ट्रीम के अगेंस्ट जा रही थी तो उसको टीम टाइम लगा, और वापस आने में फिर कितना टाइम लगेगा? 3/4 - T, क्योंकि टोटल वो था, उसमें स्पीड आ जाएगी। तो 3 इज इक्वल टू योर L/T एंड योर 9 इज इक्वल टू L अपॉन 3/4 - T। अब आपको फाइंड क्या करना है? L फाइंड करना है। तो T की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दो, बस कुछ मत करो। तो T आपका आएगा L/3, तो इसमें 9 इज इक्वल टू L अपॉन 3/4 - L/3। ओके, आप इसको सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे। तो दिस बिकम्स योर 9 इज इक्वल टू L अपॉन, आपको L फाइंड करना है, डिस्टेंस तो फाइंड करना है आपको कि यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है जहाँ से स्टार्ट किया उसने। तो ये आपके पास होएगा 12, तो इसका LCM हो गया, तो 12 आपका यहाँ चलेगा इंटू 12, और इसको 12 बनाने के लिए आपको 4 से करना पड़ेगा, तो 3 से करना पड़ेगा, तो आपको आएगा 9। एक बार इसको पूरा करके देखो, आपको ऐसे हर किसी स्टूडेंट को नहीं समझ आ पाता है। तो 9 इज इक्वल टू योर L अपॉन LCM लोगे तो 12 आएगा। 12 इसको 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, तो इसको भी 3 से, 9 माइनस इसको 4 से करना पड़ेगा, तो 4L। अब ये 12 ऊपर चले जाएगा, तो 9 इज इक्वल टू 12L अपॉन 9 - 4L। तो दिस इज 3 4 12, तो दिस इज 3 9 27 माइनस 12L इज इक्वल टू 4L। ओके, so 27 is equal to your 16L, so your L is equal to 27 divided by 16, so L is equal to your 1.68 किलोमीटर्स। ओके, सो देखते हैं कौन सा ऑप्शन में, ए में। तो इसका आपका आंसर है ए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम दिल्ली, ठीक है, एक दिल्ली मान लीजिए, यहाँ पे डी से दिल्ली मानते हैं, स्टार्ट करती है 25 किलोमीटर पर आवर से और जा रही है कोटा की तरफ, ठीक है। तो ये कोटा की तरफ जा रही है, कोटा हो गया। अदर ट्रेन बी, ये ए थी, तो ट्रेन बी जो है वो स्टार्ट हो रही है यहाँ से और ये चल रही है 35 किलोमीटर पर आवर से दिल्ली की तरफ, ठीक है।
इफ डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड कोटा इज 600 किलोमीटर, मतलब ये डिस्टेंस आपको 600 किलोमीटर दिया हुआ है। देन हाउ मैनी किलोमीटर फार फ्रॉम दिल्ली विल दे मीट। अब ये दोनों मिलेगी कब? समझ लीजिए कि दिल्ली से x किलोमीटर दूर पे वो मिलती हैं, तो कोटा से कितनी दूर पे मिलेंगी? 600 माइनस x पे, ठीक है। अगर दिल्ली से x किलोमीटर दूर पे वो मिलती हैं, समझ लीजिए वो इस पॉइंट पे मिलती हैं कहीं पे, तो वो दिल्ली से x किलोमीटर दूर है, तो कोटा से कितना होगा? 600 माइनस x, ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। तो जो दिल्ली वाली ट्रेन है, अब दोनों ट्रेन, जो दिल्ली से ट्रेन चली A, वो x डिस्टेंस कितने में कवर करेगी? t में। और जो B ट्रेन है जो चली कोटा से, वो x डिस्टेंस वो 600 माइनस x करेगी t में। तो दोनों का टाइम सेम ही रहेगा, है ना। जो जितने पॉइंट, जिस पॉइंट पे आके वो मीट करेंगी, तो दोनों के लिए वो टाइम सेम ही रहेगा। तो 25 हो जाएगा इसका। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस जो x था और इसका टाइम t था, तो आपके पास t इज इक्वल टू आ गया x/25। अब सिमिलरली वो 35 की स्पीड से चल रही थी, डिस्टेंस कितना कवर कर रही है? 600 माइनस x, वो डिस्टेंस t में कवर कर रही है, तो इसका t आ गया आपके पास 600 माइनस x अपॉन 35। तो दोनों t है, दोनों t को इक्वेट कर दो, तो x/25 इज इक्वल टू 600 माइनस x अपॉन 35। तो दिस इज योर 5 5 25, 5 7 35। तो 7x, ये 7 से जाके मल्टीप्लाई होगा, ये 5 इससे होगा, इज इक्वल टू 6 5 30, 3000 माइनस 5x। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। नाउ दिस 5 इज मूव्ड हियर, तो इसका साइन चेंज होगा, तो 12x इज इक्वल टू योर 3000, तो 3 1 टाइम और 3 4 टाइम्स, तो x इज इक्वल टू 4, ये 125 250, तो ये होगा 250 किलोमीटर्स आपका, जो कि दिल्ली से x डिस्टेंस पे मिल रही हैं। तो x की वैल्यू आ जाती है 250, तो 250 किलोमीटर से मिलेंगी, तो बी आंसर आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। अब ये कहता है कार इज मूविंग अक्रॉस अ वेल ऑर्गेनाइज्ड ग्रीन सिटी which has trees planted along the roadside at distance of 550 meters from each other. The speed of car is 45 km per hour. Then the boy sitting in the car could count how many trees in 4 hours moving across the city. एक गाड़ी चल रही है एक सिटी में जिसमें पेड़ लगे हुए हैं हर 50 मीटर पे, गाड़ी की स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर और गाड़ी 4 घंटे तक सिटी में घूमती है। तो वो जो एक लड़का बैठा है उस गाड़ी के अंदर, उसने कितने पेड़ देखे होंगे? तो 4 आवर के अंदर, 4 आवर्स में 45 की स्पीड से गाड़ी ने कितना डिस्टेंस किया होगा? तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आपका डिस्टेंस हो जाएगा 45 इंटू 4 टाइम है क्योंकि ये इसकी वैल्यू 4 है, तो डिस्टेंस आपका आ जाएगा 4 5 20 0 4 4 16 इंटू 180 किलोमीटर्स। अब ये मीटर में दिया तो मीटर में कन्वर्ट कर लो, तो हो जाएगा 180 इंटू 1000। अब देखिए दो पेड़ के बीच में डिस्टेंस है 50 मीटर का, तो जितने, अब इसको 50 से अगर क्योंकि इसने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो जितनी बार भी 50 आता जाएगा उतने नंबर ऑफ ट्रीज हो जाएंगे। तो आप काउंट, ये गया, ये 5 1, ये 2 ज़ा, सो 18 इंटू 2 36 और 2 0 और, तो 3600 ट्रीज उसको एनकाउंटर हुए होंगे रास्ते में, ठीक है। अब आप कीजिए क्वेश्चन नंबर 9। एन एथलीट इज रनिंग अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक whose radius is 100 meters. ओके, एक सर्कुलर ट्रैक है और एक एथलीट इसके अराउंड ऐसे घूम रहा है। इसका रेडियस आपको दिया है, यहाँ से रेडियस होता है ये 100 मीटर, इसको R बोलते हैं, और ये इसके अराउंड ऐसे घूम रहा है एक एथलीट, ठीक है, एथलीट A। वन रेवल, एक बारी का जो चक्कर वो पूरा करता है, जैसे कि इस पॉइंट यहाँ से स्टार्ट करता है X से, तो वापस घूम के X पे आ जाता है 20 मिनट्स में। सो ये एक रेवोल्यूशन 20 मिनट्स में लगा रहा है, तो जो रेवोल्यूशन लगा रहा है वो क्या होगी? वो सर्कमफेरेंस होगी। तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है सर्कल के 2 इंटू पाई इंटू आर। तो ये आपके पास है 2 इंटू 3.14 इंटू आपके पास आर, जो कि है 100 मीटर्स, ठीक है। तो और इसका टाइम है आपके पास 20 मिनट्स, तो डिस्टेंस हो गया, ये सर्कमफेरेंस डिस्टेंस है। तो स्पीड जो होगी वो हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस है 2 इंटू 3.14 इंटू 100 अपॉन 20, सो दिस गेट्स कैंसिल्ड एंड दिस इज 2 और कैंसिल, तो स्पीड आ जाएगी 31.4 मीटर्स पर मिनट। तो ये आपका है आंसर नंबर ए, ठीक है। अब हम कॉम्प्रिहेंशन पे चलते हैं, जो हमारे पास 2 कॉम्प्रिहेंशन है उसको चेक करते हैं।
Read the two passages and answer the items that follow the passages. Your answer to these items should be based on the passage only. देखो पैसेज करते हो एक चीज़ को याद रखो, जो भी पैसेज में लिखा है उसी को कंसिडर किया करो, अपने आप से कुछ भी नहीं मानना आपने, ठीक है. शुरू करते हैं. With respect to what are called denominations of religion, if everyone is left to be a judge of his own religion, there is no such thing as religion. That is wrong. Okay. But if they are to be a judge of each other's religion, there is no such thing as religion. That is right. And therefore, all the world is right or all the world is wrong in matter of religion. ठीक है. अगर हर किसी आदमी को अपने रिलीजन के बारे में जज करने के लिए बोल दिया जाएगा तो कोई भी रिलीजन ख़राब नहीं है. पर अगर आदमी एक दूसरे के रिलीजन को जज करेगा तो ऐसा कोई रिलीजन नहीं है जो ठीक हो. ठीक है, तो ये कहता है दैट इज देयरफॉर ऑल वर्ल्ड इज राइट, देयरफॉर ऑल द वर्ल्ड इज राइट और ऑल द वर्ल्ड इज रॉन्ग इन मैटर ऑफ रिलीजन. तो इसका मतलब पूरा ही वर्ल्ड गलत है और पूरा ही वर्ल्ड राइट है इन टर्म्स ऑफ रिलीजन. अब आगे चलते हैं. What is the most logical assumption that can be made from the above passage? No man can live without adhering to some religious domination. ये ऐसे कुछ नहीं कह रहा है, ऐसे कुछ कहा ही नहीं है इसमें. तो बस ये कहा है, ये कह रहा है नो मैन कैन लिव विदाउट adhering to some religious denomination. कोई आदमी बिना रिलीजन के रह ही नहीं सकता, ऐसा कह ही नहीं रहा है कहीं भी. ये तो बता रहा है कि जजमेंट ऑफ रिलीजन. इट्स अ ड्यूटी ऑफ एवरीवन टू प्रोपोगेट वन रिलीजन डोमिनेशन. ऐसा भी कहीं नहीं कह रहा. रिलीजियस डिनोमिनेशन टेंड टू इग्नोर द यूनिटी ऑफ मैन. अभी देखते हैं इसको, ऐसा थोड़ा सा लग रहा है. मैन डू नॉट अंडरस्टैंड देयर ओन रिलीजियस डिनोमिनेशन. ऐसा भी नहीं कह रहा है ये तो ये कह रहा है कि अगर कोई अपनी जज को किसी को अपने रिलीजन जज करने दिया जाए तो वो उसके लिए सही है और कोई जज करता है तो खराब है. तो रिलीजियस डिनोमिनेशन टेंड टू इग्नोर द यूनिटी ऑफ मैन. तो ये इसके लिए सही होगा सी, क्योंकि ये इससे मैन, क्योंकि यूनिटी ऑफ मैन को छोड़ रहा है ना वो. अगर एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अगर रिलीजन को देखोगे तो वो रॉन्ग हो जाता है. ठीक है, तो यूनिटी ऑफ मैन के बारे में बात ही नहीं हो रही है, रिलीजन के बारे में बात हो रही है. तो ये इसका मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा कि रिलीजियस डिनोमिनेशन टेंड टू इग्नोर द यूनिटी ऑफ मैन. ठीक है, क्योंकि एक आदमी के लिए दूसरे का रिलीजन खराब है और उसी आदमी के लिए एक और रिलीजन खराब है. अगर वो दोनों आपस में एक दूसरे का रिलीजन जज करेंगे तो इससे यूनिटी ऑफ मैन जो है वो उस पर फ़र्क पड़ रहा है. तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी आपका. अब चलते हैं नेक्स्ट आपके पैसेज पे. It is certain that seditions, wars and contempt or breach of laws are not so much to be imputed to the wickedness of the subjects as to the bad state of a dominion. For man not born for citizenship must be made so. Besides, man's natural passions are everywhere the same, and if wickedness more prevails and more offences are committed in one commonwealth than in another, it is certain that the former has neither enough pursued the end of unity, nor framed its laws with sufficient forethought, and that therefore it has failed in making quite good its right as a commonwealth. Which of the following is the most logical and rational inference that can be made from the above passage? Seditious, wars and breach of laws are inevitable in every dominion. ऐसा तो कह ही नहीं रहा है कहीं भी. It is not the people but the sovereign who is responsible for all problems of domain. ये भी नहीं कह रहा कहीं भी ये. That dominion is the best which pursues the aim of unity and has laws for good citizenship. ऐसा कह रहा है, रुको अभी. It is impossible for man to establish good dominion. ऐसा भी कहीं नहीं कह रहा है. तो इसका आंसर सी होगा. That dominion is good, is the best which pursues the aim of unity and has laws of good citizenship. Okay, तो इसका आंसर सी हो जाएगा आपके पास. So with this we are done with the solution to test assignment number 10. Okay, so in the next video we'll be doing the PYQs of work, time, distance and speed which have been asked in UPSC CSAT examination of civil services. So you keep watching the videos, keep revising the concept. Thank you so much. Have a nice day.